नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आज भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे। इस बुक में जो फैक्ट दिए गए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को हम कवर करेंगे, क्योंकि डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इस बुक को जल्द से जल्द कवर करना है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मेरे जो भी छोटे भाई बहन के पास पूर्वावलोकन की बुक नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके, और चैनल को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण समझने से पहले हमें इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है, जिन्हें हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इनकी इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु मदीना में 632 ईस्वी में हुई। इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी कहलाए वो खलीफा कहलाए। अब हम इस नोट्स को पढ़ेंगे, फिर आगे डिटेल में कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें एक स्टोरी के माध्यम से मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ना है और इस बुक को जल्द से जल्द कवर करना है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। जो मक्का मदीना है वो मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अब भारत की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत कैसे पड़ा? भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है। अगर परंपरानुसार देखें तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। अगर पूछे हिंदुस्तान किसने संबोधित किया है तो ईरानियों ने। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। अगर पूछ ले रहा है कि किसने इंडिया कहा है तो यूनानियों ने। अगर भारत का नाम पूछता है कितने नाम हैं तो एक भारत हो गया, इंडिया हो गया, हिंदुस्तान हो गया, आर्यवर्त हो गया और जम्मू द्वीप हो गया। 5 नाम ये एक्स्ट्रा है, आप लिख लीजिएगा नोट्स में। हिंदू की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। अभी हम इसके पीछे का कारण भी देखेंगे कि किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, क्या रीज़न थे। इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको आपको डिटेल में इसको समझाएंगे। तो भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था और किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे भारत पर अरबों का आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम कैसे आता है। भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ है उसके पीछे एक कारण होता है। 711 ईस्वी की बात होती है। उस समय खलीफा होते हैं वाजिद अली। वाजिद अली के लिए श्रीलंका से जहाज़ भर के सामान
भिजवाया जाता है, जो देवल ठट्ठा वाले क्षेत्र में इस जहाज़ को लूट लिया जाता है, जो कि सिंध के अंतर्गत आता था। जहाँ सिंध का शासक था दाहिर, उसके अंतर्गत ये देवल ठट्ठा वाला क्षेत्र आता था, वहाँ पर लूट लिया जाता है। अब जब लूट लिया जाता है तो इसमें खलीफा की भाई इंसल्ट हो जाती है। तो इराक़ का जो शासक था मंसूर हज्जाज, वो मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। पूरा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस आप समझ लीजिए एक फ़्लो में इस कहानी को। दाहिर पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद उनकी पत्नी वो भी लड़ती हैं, वो भी पराजित हो जाती हैं, जिनका नाम रानी देवी है। कहीं कहीं रंग देवी भी मिलता है। उनकी 2 पत्नियां थी, रानी देवी और लाडो देवी, ये भी पराजित हो जाती हैं। और इनकी जो 2 पुत्रियां थीं, उनको मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज के पास भेज देता है। उनको भी दीवार में चुनवा दिया जाता है। और इस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और इस सब दाहिर पे जो आक्रमण हुआ है, इस सब चचनामा पुस्तक में अरबों का आक्रमण दिया गया है, चचनामा पुस्तक में। अब आगे हम देख लेते हैं। गजनी वंश का संस्थापक अलतगीन था। कौन था? गजनी वंश का संस्थापक अलतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अलतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, किसमें? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। बहुत सारा धन लूटा था इसने। अगर आपको मध्यकालीन भारत बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रत्येक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। कह रहा है कि महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। आगे चलते हैं। 999 से 1027 के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापना करना नहीं था। वो यहाँ पर सिर्फ धन लूटने आया था और इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया था। उसका कोई मकसद नहीं था कि वो भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करे यहाँ और अपने राज्य का विस्तार का, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ अरबों का यही था उद्देश्य कि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटा जाए, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को यामिन उद्दौला तथा यामिन उल मुल्लाह की उपाधि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने गजनवी को कौन सी उपाधि दी, तो यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्ला, ये 2 उपाधियाँ आप देख लीजिए। यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्ला किसने दी थी? अल कादिर बिल्लाह ने इनको ये उपाधि दी थी। चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। अब इसको याद कर लीजिए कि इसका इतिहासकार कौन था? उतबी था। उसने अपने किताब उल यामनी अथवा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त इसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल बरूनी, तारीख ए सुबकीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार का लेनपून ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। इसको अच्छे से देख लीजिए आप। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी एवं उनसूरी विद्वान असजदी और फारूखी प्रमुख व्यक्ति थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक
फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व का होमर की उपाधि दी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इसे पूर्व का होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता 1560 से 1620 ईस्वी ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इस बुक को हम डिटेल में देखते चल रहे हैं। जल्दी जल्दी ये सीरीज़ हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ख़त्म करनी है, जिससे जो बच्चे पुरोलोकन की बुक नहीं ले पाए हैं, कम से कम वो कहीं फ्री टाइम में बैठे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ रिवीजन और आपको जितने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो सकते हैं आप करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसका नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबर्नी 11वीं सदी में भारत आया था। कब आया था अलबर्नी? 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी था। अगर कहा जाए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो अलबर्नी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। अलबर्नी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और शास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक रचनाओं का प्रयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा 12 मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबर्नी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। अलबर्नी ने किसकी रचना की थी? तहकीक ए हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। अगर पूछे अलबर्नी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की, फिर सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ की अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया, इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। अगर पूछे कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी किए, तो महमूद गजनवी ने किए थे। महमूद गजनवी का द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में थे, यानी देवनागरी लिपि में। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाग में लिखा था अवैत मेकम मोहम्मद अवतार नूरपति महमूद। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अभी हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा डिटेल 1 मिनट में हम महमूद गजनवी के बारे में पूरा डिटेल समझ लेते हैं। अगर महमूद गजनवी की बात करा जाए तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और बहुत सारा धन इसने लूटा था। अगर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात की जाए तो सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा। उस समय यहाँ का शासक था भीम प्रथम। कहा जाता है कि जिस समय सोमनाथ मंदिर पे इसने आक्रमण किया उस समय लगभग 50,000 लोग शिव की पूजा कर रहे थे और उसने इन 50,000 लोगों को मरवा डाला। उसने यहाँ से 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी और जब वो यहाँ से लूट कर ले जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने इन पर आक्रमण किया। वो अपना फिर गजनी जाता है, फिर वापस जब आता है तो जाटों पर आक्रमण करता है। वही उसका अंतिम आक्रमण होता है जाटों पर। तो उसने 17 बार आक्रमण किया है और हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप वहाँ से देख सकते हैं 17 आक्रमण की जानकारी पूरी उसमें बताई गई है। क्योंकि यहाँ हमें जल्द से जल्द बुक को कवर करना है, इसीलिए हम पूरे डिटेल में नहीं जा सकते।
चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 में वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राजदूती या भीमदूती ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया। यही मोहम्मद गौरी हार जाता है, क्योंकि नायिका देवी मूल राजदूती या जिसे भीमदूती भी कहा जाता है, उनकी माता जो नायिका देवी रहती हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देती हैं। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। मतलब पहले तराइन के युद्ध में 1191 में मोहम्मद गौरी हार जाता है और दूसरे में तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था, क्योंकि इसने ही निमंत्रण दिया था मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए। और जब मोहम्मद गौरी ने ये सोच लिया कि अब हमें भारत में ही रहना है, तो क्यों ना जयचंद को ही रास्ते से हटा दिया जाए। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा खुदा हुआ है। गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर में एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ का शासक बनेगा और गुलाम वंश की स्थापना करेगा। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरीय भारत के विजित प्रदेशों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। अगर पूछे कि बिहार और बंगाल पर आक्रमण किसने किया, तो बख्तियार खिलजी था। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन। वह बिना युद्ध किए ही भाग जाता है। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अब प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ऐसे भी छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका नॉलेज किस तरह से है। आगे हम देखते हैं, चलते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यह 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। मुस्लिम धर्म में पवित्र स्थल माना जाता है मक्का। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी।
आगे चलते हैं। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है अरबों द्वारा। किसके द्वारा? अरबों द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इसे देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदुस्तान का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? इसमें दिया है 711 ईस्वी, जो कि गलत है। 1013 ये भी गलत है। 647 ये भी गलत है, क्योंकि अगर 712 दिया होता तब ये सही होता। इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, ये हम आपको बता चुके हैं। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अभी ये निश्चित नहीं है कि चचनामा किसने लिखी। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के एक अज्ञात सैनिक ने इसको लिखा था अरबों के आक्रमण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई? सी नंबर ऑप्शन 712 ईस्वी में। बाकी आप ऑप्शन देखते रहिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? आपको मालूम ही है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम माना जाता है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैला सका तथा उनकी शक्ति क्षीण हो गई। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे गजनी के, गौर के, अरब के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी नंबर आपको मालूम है, पहले अरब आक्रमण होता है, उसके बाद तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा। आगे चलते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 से 637 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। खलीफा वाजिद अली शासन में यह आक्रमण हुआ था। वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, इसने सिंध तथा मुल्तान को जीता था, और मोहम्मद बिन कासिम ही पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया कर लगाया था। ये भी पॉइंट देख लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, मंगोल, अरब, तुर्क, अफगान? तो सी वाला ऑप्शन अरबी था, अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। बताइए, 17 वर्ष की आयु में वो आक्रमण करने निकल जाता है। हमने आपको स्टोरी बता दी है किस हिसाब से उपहार उनका लूटा जाता है, इसलिए वो अल हज्जाज जो वहाँ इराक के शासक थे, उन्होंने अपने दामाद को मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर आक्रमण करने के लिए कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं राजधानी क्या थी? देवल, आरोण, लोधवा और बाड़मेर? तो बी वाला ऑप्शन आरोण जो है सिंध की राजधानी थी। चचनामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी आरोण थी। चचनामा सिंध के इतिहासकार से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है।
10 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कोई गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलाउद्दीन, महमूद, सुबुक्तगीन या इस्माइल? तो ए वाला ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन जो है गजनी राजवंश का संस्थापक था। गजनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अलाउद्दीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदूशाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन: महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण है वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था। आपको मालूम है, सिर्फ वो धन लूटना चाहता था। सी वाला ऑप्शन सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। वो यहाँ पर अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ यहाँ से धन लूटना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। बहुत से मंदिरों को तोड़े, वहाँ से धन लूटे। सोमनाथ मंदिर से बहुत सारा उसने धन लूटा था। आगे चलते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमण का उद्देश्य भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? वो था विद्याधर। बी वाला ऑप्शन सही है, विद्याधर था। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था। वो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एक महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार डाला, क्योंकि जो राज्यपाल था वो बिना युद्ध किए ही भाग जाता है, और इसीलिए विद्याधर और उनके जो सहयोगी थे वो राज्यपाल को मार डालते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वो था उतबी। कौन था? बी नंबर ऑप्शन उतबी था। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामनी तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन किताबों को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस बुक और इनके लेखकों से आते हैं। आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व का होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि गुलशन ए इब्राहिमी किसकी पुस्तक है, तो वो फरिश्ता की पुस्तक है। इसका नाम, पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। बताइए कितना गजब नाम है इसका, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पे समर्पित थी तारीख ए फरिश्ता, तो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। 15 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था?
तो फिरदौसी था। बी वाला ऑप्शन सही है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी। 16 नंबर क्वेश्चन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आपको मालूम है, सी नंबर ऑप्शन अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचि की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत के तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, बारामिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसे हमने पीछे डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ की रचना अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। अरबी भाषा से अंग्रेजी भाषा में एडवर्ड साची ने इसका अनुवाद कराया। हिंदी में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? वो था आपका अल-बरूनी था। बी वाला ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, अल-बरूनी भारत में आया था कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। सी वाला ऑप्शन सही है, 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी भारत आया था। 19 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान कौन था? बी वाला ऑप्शन अल-बरूनी। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, बस लैंग्वेज उसकी अलग रहेगी, बाकी आंसर सब वही रहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। सी नंबर ऑप्शन, वह संस्कृत का विद्वान था। डी नंबर ऑप्शन, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो ए वाला ऑप्शन सही नहीं है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये चीज़ें गलत हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर पर पुनर्निर्माण कराया? तो बी नंबर ऑप्शन, भीमदेव ने पुनर्निर्माण कराया था। वैसे तो कराया कई लोगों ने, आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो आप मिडेवल हिस्ट्री को इसी चैनल पर देख लीजिएगा। पूरे डिटेल में बताया गया, जिन्होंने 5-6 बार इसका पुनर्निर्माण हुआ है, कौन कौन लोग कराए हैं। क्योंकि इस बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। अगर हम डिटेल में जाने लगेंगे तो एक ही चैप्टर को ख़त्म करने में बहुत समय लग जाएगा। बस इतना जानिए कि भीमदेव द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? वो था बी नंबर ऑप्शन, मोहम्मद गजनवी ने। आगे चलते हैं। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नूरपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख चांदी के सिक्के वजन 3.0 ग्राम था। इसको आप पढ़ लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था?
सी नंबर ऑप्शन मोहम्मद गौरी ने। आपको हमने बता दिया 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। मध्य एशिया के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो 1175 ईस्वी में हुआ था और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। तथापि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, तो भीम द्वितीय ने। ये भारत में उसकी पहली हार थी। भीम द्वितीय ने उसको पराजित किया था, यानी उसकी मां नायिका देवी ने। अभी हमने पीछे इसके बारे में पढ़ा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो वो किया था सी नंबर ऑप्शन चंदावर का युद्ध। बात ये थी कि पृथ्वीराज चौहान और ये जो जयचंद है, ये दोनों में आपस में बैठती नहीं थी, बनती नहीं थी, क्योंकि जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी, जिसकी वजह से जयचंद को बहुत बुरा लगता था। इसीलिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था और जो कि बाद में भी उसे भी मार डालता है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी तट पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ? आपको मालूम है जयचंद। बी नंबर ऑप्शन सही है। आर में पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? बी नंबर ऑप्शन जयचंद को हराया था। 28 नंबर क्वेश्चन। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, आपको मालूम है वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, हमने आपको डिटेल में बताया है। 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नामों को काल क्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर प्राप्त करें। दिया है चंगेज़ खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। इसको क्रम से लगाना है, तो आप बी नंबर ऑप्शन देख लीजिए। 2 पहले महमूद गजनवी है, फिर मोहम्मद गौरी आता है, फिर चंगेज़ खां आएगा, फिर तैमूर। इस तरह से आक्रमण का क्रम दिया हुआ है। नीचे हम देख लेते हैं, पूरे डिटेल में दिया हुआ है। सन 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और सन 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज़ खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नासरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया में मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी और आगे हम देख लेते हैं सी दिया है अकबर और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए वाला ऑप्शन सही है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा खुदा हुआ है। 21 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं हम। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? आपको मालूम है बी नंबर ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब वो यहाँ से जाता है खुरासान अभियान मतलब दूसरे तरफ जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विविध भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता शक्ति का विस्तार भी किया।
32 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? वो था सी नंबर ऑप्शन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार के विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर डाला। उदंतपुर पर कब्जा कर लिया, जो यहाँ की राजधानी थी उस पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल बिहार पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण किया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई। 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? सी नंबर ऑप्शन बख्तियार खिलजी। कौन था? सी नंबर ऑप्शन बख्तियार खिलजी था। आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। ए नंबर ऑप्शन बख्तियार खिलजी ने इसको तहस नहस किया था। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन और कारण का। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। बात सही है। ए नंबर ऑप्शन। ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण ए कथन की सही व्याख्या करता है। दोनों बात सही है। अगर आपस में राजनीति एकता रही होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि भारत पर आक्रमण कर लें। कोई बाहरी आदमी हमारे घर में तभी प्रवेश कर पाता है जब हमारे घर में एकता नहीं होती। जब सभी भाई अलग अलग हैं, सभी भाई में एकता नहीं, सभी भाई में प्यार नहीं, तो कोई बाहरी आदमी आराम से, अगर वो कमज़ोर भी है तभी भी आपके घर में वो सबको अलग करवा सकता है, उसमें लड़ाई करवा सकता है। अगर सब में एकता है तो किसी भी बाहरी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके घर में दखल दे सके। जिस दिन आपके घर में बाहरी लोग दखल देने लगते हैं उसी समय समझ लीजिए कि अब आपका घर विनाश की ओर जा रहा है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ए दिया है दसपुर शिलालेख, बी प्रयाग प्रशस्ति, और उसके बाद ऊपर हम देख लेते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन ही है, सी नंबर ए एरण शिलालेख और हाथी गुफा शिलालेख। तो ए वाला ऑप्शन सही है जो हमने यहाँ आपको बताया है, ए दसपुर शिलालेख। चलिए आगे देखते हैं। दसपुर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल वंधवर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाय श्रेणी तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। इसमें हमने कवर किया अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण और तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी रही और इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, महमूद गजनवी के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, एक स्टोरी के माध्यम से पूरी चीज़ें बताई गई हैं। ये तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट है, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा सकते। इस बुक को जो मेन पर्पज़ है कि जो इस बुक को नहीं ले पाया है या जो इस बुक को पढ़ना चाहता है उसके लिए विशेष रूप से ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।